हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश की इस क्लास में। और जैसा कि आपको पता चल ही गया है ऊपर का जो भी बैनर होता है वो देखकर कि ये जो क्लास है वोकैबुलरी की क्लास है। लेकिन एक और ख़ास बात इस वोकैबुलरी की क्लास की ये होने वाली है कि इसका जो पैटर्न है हमने एकदम से नए स्टाइल में और क्वेश्चन बेस्ड पैटर्न बनाया है, तो उससे आपकी वोकैबुलरी की समझ तो नो डाउट आपकी बढ़ेगी ही, ठीक है। और ख़ास बात ये होगी कि जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही आपके पास में करीब 50 के आसपास शब्द होंगे। बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने का ये एक और तरीका। दूसरी चीज़ और कि जब हम इन शब्दों को सीख रहे हैं, जो भी शब्द अब हमारे सामने आने वाले हैं इस क्लास के अंदर, इन शब्दों में खास बात होगी और एक खास पैटर्न के ऊपर चलेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एसएससी के एग्ज़ाम्स की। तो एसएससी का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर क्लॉज टेस्ट या फिर क्लोजेस्ट सिनोनिमस या फिर एंटोनिम्स वर्ड्स जो पूछे जाते हैं, वहाँ पर इस वोकैबुलरी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आपके नो डाउट वोकैबुलरी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अटकेंगे नहीं, ठीक है। और अभी शुरू करते हैं और आपको एक थोड़ा सा पैटर्न एक बार समझा देता हूं कि किस तरह से हम आज वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। रूट वर्ड नहीं है, लेकिन बिना रूट वर्ड के भी हमें सीखनी है वोकैबुलरी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है जो वोकैबुलरी हम सीख रहे हों उसमें कहीं कोई रूट वर्ड आया हो और वो रूट वर्ड किसी तरह से हमारी मदद कर दे, तो वो भी हम सीखेंगे। तो एक छोटा सा पैटर्न समझो, आपको एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन देता है। मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखूं, जैसे कि अगर मैं कहूं रमेश आस्क्ड हिज बॉस फॉर लीव्स फॉर अब आगे आपको जो दो शब्द दे दिए जाते हैं, मान लो कि आगे आपको जो भी दो शब्द दिए, एक तो आपको दिया गया वीक और दूसरा शब्द आपको दिया गया वीक, ठीक है। एकदम बेसिक एग्जाम्पल, एकदम आसान एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप एक बार पैटर्न समझ जाएं, ठीक है, कि पैटर्न क्या है सेंटेंस का या फिर क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। तो वही चीज़ें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, देखने को ये शब्द आप बड़ी आसानी से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वीक वीक, दोनों दिखने में तो एक ही जैसे है, लगभग साउंड तो एकदम ही सेम है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, जिन दो शब्दों की साउंड एक जैसी होती है, यानी कि बोलते वक्त उच्चारण एक जैसा होता है, उन दो शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। तो हो सकता है आपको कोई दो होमोफोन्स दिए जाएं, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो साउंड के अंदर, अलग शब्द हो, लेकिन स्पेलिंग शुरू एक जगह से हो रही है, जिन्हें आप पैरोनिम्स कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द से शुरू होने वाली दो अलग अलग शब्द। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ लाइक हनीप्रीत, नाम याद होगा आपको, हनीप्रीत हनीप्रीत वॉज द, आगे मैंने लिखा कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट ऑफ लाइक क्या नाम था उसका, गुरु राम रहीम, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते ही हैं। अब देखो लिखा हुआ शब्द, दोनों के दोनों शब्द क्या है, होमोफोन्स तो नहीं है क्योंकि साउंड अलग है। ये कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंट है, तो साउंड तो नो डाउट अलग है, लेकिन अगर आप देखते हो तो इनका जो रूट वर्ड है वो फाइड एक तरह से दोनों में काम कर रहा है। इसके अलावा कौन सफिक्स भी इसमें लगा हुआ है, तो एक ही जड़ से शब्द पैदा हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं पैरोनिम्स। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको सेंटेंस में दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। अब मान लो कि इस पे लिखा है ऑप्शन ए और इस पे लिखा है बी, इस पे लिखा है ए, इस पे लिखा है बी, ऐसे 5 आपको सेंटेंस दिए होते हैं। तो आपको क्या चुनना होता है? आपको दिया जाता है ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मान लो कि 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ए बी बी ए, दूसरे में लिखा हुआ है लाइक दूसरे में लिखा है बी ए बी बी ए, अच्छा बी ए, ये 5 ही करना है ना भाई। फिर लिख दिया मैंने बी ए ए ए ए, फिर लिख दिया मैंने बी
B A A A। तो ये चार अलग अलग तरह के ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं। ऑप्शंस आपको चारों के चारों नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम देता है। मैंने सेंटेंस हालांकि 2 लिखे हैं, लेकिन ज़रूरत कितने की है अपने को, 5 सेंटेंस एक्चुअल में होते हैं और उसी पैटर्न पे हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो समझना ये है कि क्या पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं यार कि पढ़े भी इतनी सारी अंग्रेजी में, अरे भाई कुछ नहीं है, बस आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में किस शब्द की ज़रूरत है। शब्द ये भी सही है, ये भी सही है, शब्द ये भी सही है और वो भी सही है। अभी पिछली बार जो IBPS का एग्ज़ाम हुआ था, IBPS अभी 2020 के अंदर ही IBPS जो क्लैरिकल का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी ये सवाल आए थे। बस उसमें आपको क्या किया गया था, एक ही शब्द था लेकिन करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग दी गई थी। तो उस तरह से भी दिया जा सकता है और 2 अलग अलग वर्ड भी दिए जा सकते हैं। उनमें आपको पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस की डिमांड कौन से शब्द की है, ठीक है। तो अब इसके अंदर करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि मान लो कि मुझे बाकी के 3 सेंटेंसेस के शब्दों का मतलब नहीं पता, लेकिन इन 2 सेंटेंस में मतलब मुझे पता है, तो शायद मेरा काम चल सकता है। कैसे देखते हैं, देखो लिखा हुआ है रमेश आस्क्ड हिज बॉस फॉर लीव्स फॉर अ। अब ये वीक और वीक में से कौन सा होगा, आपको पता है भाई छुट्टियां मांगी है, तो कमज़ोर की तो छुट्टी मांगते नहीं, ठीक है। कुल मिलाकर वीक अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है सप्ताह, तो एक सप्ताह की छुट्टी मांगेगा, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक हो गया, बी ऑप्शन ठीक, यानी कि पहले में आपका आंसर क्या आया, बी। जब आपको पता है कि इन 5 में से फर्स्ट पोजीशन पे जो आ रहा है वो बी है, तो आपका ये ऑप्शन आपका हट गया बाहर, इसकी तो आपको ज़रूरत नहीं, एक ऑप्शन हट गया। अब इन तीनों में से ही कोई सही हो सकता है, ठीक है। अगला सेंटेंस और देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है हनीप्रीत वॉज द कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट ऑफ JRR। अब आपको हो सकता है कॉन्फिडेंट का मतलब पता है, लेकिन इसका मतलब नहीं भी पता, तो भी आपका काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं हनीप्रीत वॉज द कॉन्फिडेंट ऑफ, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि भी कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट अबाउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो होमोफोन एक तरह से पैरोनिम्स शब्द है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब आपको पता ही है, जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, आत्मविश्वासी जिसे आप कहते हो। और वहीं पर कॉन्फिडेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है राजदार। क्या होता है, राजदार, जिसके पास किसी के सीक्रेट भरे हों, ठीक है, जो किसी का सीक्रेट दबा के रखता है, उस इंसान को आप क्या कहते हो, कॉन्फिडेंट कहते हो, ठीक है। तो अब भी इसके पास ही तो थे इसके सारे राज, तो इसने उगल दिए सारे के सारे, और गुरमुत राम रहीम लाइक ही इज इन जेल। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पर ज़रूरत है। दूसरे पोजीशन पे क्या आ गया, बी। अब देखते हैं, इसमें ए आ रहा है गलत है, इसमें आ रहा है गलत है, सिर्फ इन 2 में। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और यहीं से आपका आंसर, बाकी की 3 लाइन्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस पे बेस्ड हम वोकैबुलरी करने वाले हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको एक एक 2 वर्ड ना बताकर उनके सिनोनिमस जितने हो सकते हैं कोशिश करेंगे उनको जानने की। अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन में देखो 5 ऐसे सेंटेंस होंगे, हर सेंटेंस में 2 वर्ड हैं, तो 5 गुना 2 10 शब्द तो डायरेक्ट आपके पास वो आ गए जो आपको एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। फिर उन्हीं के सिनोनिम्स भी हम सीखते हुए चलेंगे, जहां पर लगेगा एंटोनिम्स बताया जाना चाहिए, वो मैं एंटोनिम्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये पैटर्न होगा जिस पे हम सीखने वाले हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर, आधी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, ठीक है। लाओ भाई लगा दो क्वेश्चन लगा दो साइड के अंदर। तो ये जो साइड में आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, इनमें देखिए 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ए बी करके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले सेंटेंस में कौन सा शब्द होगा, दूसरे में कौन सा होगा, इसको हम समझेंगे, साथ ही साथ शब्दों का मतलब हम जानते हुए समझेंगे। इससे आपको मदद ये मिलेगी कि सेंटेंस जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सेंटेंस के सहारे हमें सही बात समझ में आ जाएगी, एक शब्द याद रह जाएगा लंबे टाइम के लिए, ठीक है। और हो सकता है इनमें से एक शब्द का मतलब आपको पहले से पता है और दूसरा शब्द क्योंकि उससे मिलता जुलता है, तो इसीलिए उस जो शब्द आपको पहले से पता है उसके सहारे भी वो याद हो जाता है। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ग्रुपिंग करके याद करना, ग्रुपिंग करके याद करना। जैसे कि वीक और वीक की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, तो अगर किसी बच्चे को मान लो कि एक ही वीक पता हो
वो उसे पहले से पता है, जब नया बताऊंगा तो वो देखेगा अच्छा अच्छा ये तो उसके जैसा दिखता है यार, लेकिन इसका मतलब ये है। तो जैसे ही वो दूसरा वीक देखेगा, उसे जो याद है वो याद आएगा और उसके सहारे जो उसने याद किया था वो उसे याद रह जाता है। ठीक है, तो अब चलो समझते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है द वेन ऑन द टॉप ऑफ द टावर सर्व्ड टू काउंटर एक्ट विंड टॉर्क। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, द वेन या वेन ऑन द टॉप ऑफ द टावर सर्व्ड टू काउंटर एक्ट विंड टॉर्क। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई? क्या मतलब है इस चीज का? कौन सा होगा शब्द? अब देखो इसमें अगर आप बात करते हो, एक शब्द लिखा हुआ है और वो है वेन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? वेन। इसी के साथ हमने एक शब्द डाला वेन, दो अलग अलग शब्द। ठीक है, और अगर मैं इस शब्द की बात करूं VAIN, तो इसका मतलब शायद हर बच्चे को पता है क्या होती हैं, जो आपकी पल्सेस होती हैं यानी कि नसें जो होती हैं, उसी को आप क्या कहते हो? वेन कहते हो। सॉरी गलत कर गया, वो एक और होता है, वो आपको नेक्स्ट सेंटेंस में। इस वेन का मतलब होता है जो चीज़ यूजलेस हो। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि हिज ऑल एफर्ट्स वेंट इन वेन, मतलब उसके सारे प्रयास व्यर्थ चले गए। तो कोई चीज़ जब यूजलेस हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, उसी को आप क्या कहते हो? वेन कहते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वेन की बात करूं तो ये होता है अ ब्लेड ऑफ अ लार्ज फैन या टरबाइन। कोई भी बड़ा, अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक, अ ब्लेड ऑफ अ लार्ज फैन और टरबाइन। तो कोई भी बड़ी जो भट्टी जैसी, या फिर को मैं बोल सकता हूँ जैसे कि पवन चक्कियाँ आपने देखी होंगी, कुछ इस तरह से लगी हुई होती हैं और उसके ऊपर ब्लेड लगी हुई होती है एक तरह से पंखे की तरह से, जो कि चलती रहती है लगातार। ठीक है, तो इन्हीं ब्लेड्स को क्या कहा जाता है? वेन कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर, सेंटेंस के अंदर आपको साफ पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, देखो कि जो टॉप ऑफ द टावर की जो ऊंचाई के ऊपर क्या लगा हुआ था, लाइक टावर के ऊपर जो वेन है, अब कौन सा वेन काम करेगा? यूजलेस काम करेगा या फिर ये जो ब्लेड है वो काम करेगी? बताओ एक बार आप मुझे। अरे भाई, काउंटरएक्ट विंड टॉर्क। टॉर्क बहुत अच्छा शब्द आया है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है इसको भी एक बार समझ लेते हैं साथ ही। तो टॉर्क का जो एक्चुअल मीनिंग होता है दोस्तों, वो क्या होता है? देखो, जब टॉर्क आप यूज़ करते हो, जब भी आप गाड़ी चलाते हो, कोई भी बाइक चलाई, गाड़ी चलाई, तो आपने जिस स्पीड से गाड़ी आगे चलाई उसके विपरीत एक बल काम करता है जो आपको पीछे धकेलता है। जैसे ही आप गाड़ी आगे भगाते हो, आपको पीछे धक्का लगता है, तो ये जो पीछे वाला बल है, इसी बल को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। अब ये किसका विपरीत बल की बात कर रहा है? विंड का। तो हवा के विपरीत बल के ऊपर जो काम करता है वो कौन होता है? वो यही तो होती है भाई, पवन चक्कियों वाली ही तो ब्लेड की बात हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको ज़रूरत कौन से शब्द की है? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान शब्दों से शुरू कर रहा हूँ मैं, आप धीरे धीरे आगे की सेंटेंस भी पढ़ चुके हो, शायद आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब चलो बढ़ चलते हैं अपने अगले सेंटेंस के ऊपर। लिखा हुआ है ड्यू टू वेब सीरीज। वेब सीरीज आप सभी लोगों को पता है, आप देख ही रहे होंगे भाई, रक्तांचल है, हाँ, या फिर काफ़ी सारी आई हैं और काफ़ी फेमस हुई है। कुछ पे तो बवाल भी हुआ है ट्रिपल एक्स जैसी सीरीज़ के ऊपर, है ना। एकता कपूर को माफ़ी तक भी मांगनी पड़ी है। खैर चलो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, सीधा सा समझते हैं। वेब सीरीज़ आपको पता चल ही गया होगा किसकी बात हो रही है। लिखा हुआ है ड्यू टू वेब सीरीज द पॉपुलरिटी ऑफ अदर टीवी शोज हैज़ बिगन टू वेन या वीन। बताओ, वेन या वीन, दो शब्द आपको दिए हुए हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई देखो, इसके लिए सिनोनिमस की ज़रूरत नहीं है। सिनोनिमस अगर चाहिए तो ब्लेड हो गया एक तरह से। ठीक है, ब्लेड, ताड़ी जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, स्पाइक कहने को कहा जा सकता है, बट दैट इज़ मोर ओवर लाइक क्या कहते हैं, कांटा जैसा कुछ होता है। तो इसमें आपको दो शब्द दिए हैं, एक तो दिया है VEIN और एक दिया है WANE। ये दो शब्द दिए हैं। ठीक है, तो जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे पल्सेस यानी नसों की, तो वो तो हुई आपकी क्या? वीन्स। ठीक है, कहते हैं ना वीन्स, तो ये तो हुई आपकी नसें।
ठीक है। इस वेन का मतलब क्या होता है? इस वेन का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है कोई भी चीज़ का जब कमी आती है, किसी चीज़ में कोई चीज़ डिक्रीज होती है, क्या होती है? डिक्रीज होती है। या फिर इसी के लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द है जिसे हम कहते हैं ड्विंडल। क्या कहते हैं? ड्विंडल। आप ड्विंडल को तो याद रख सकते हो कि कैंडल को जब हमने जलाया तो वो धीरे धीरे ड्विंडल हो गई। कैंडल को जब हमने जलाया तो वो धीरे धीरे कैंडल ड्विंडल हो गई, कैंडल ड्विंडल हो गई। मतलब एक मोमबत्ती है जिसको आपने जला के रखा हुआ था और कुछ देर बाद वो मोमबत्ती क्या हो जाएगी भाई? घटते 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 छोटी हो जाएगी। यही तो इसका मतलब है, समझ रहे हो? तो किसी भी चीज़ में कमी आना को आप क्या कहते हो? ड्विंडल करना। उसी को कहते हो आप वेन करना। ठीक है। अब ये बताते ही आपको मतलब समझ में आ गया होगा इन दोनों में से किसकी ज़रूरत है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, नसों की वजह से क्या किसी वेब सीरीज, नसों की वजह से मतलब सॉरी लाइक वेब सीरीज़ की वजह से नसें डिक्रीज होंगी? या फिर मैं बोलूँ कि लाइक नसें की कोई से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, नसों से रिलेटेड कोई बात कर रहा है क्या? ये नहीं ना। ठीक है। अब इसी के अलावा मैं अगर बात करूं तो एक और शब्द आपके पास आता है एंड दैट इज डिमिनिश। क्या आता है दोस्तों? डिमिनिश। ये भी इसी का मतलब है, डिक्रीज, ड्विंडल, डिमिनिश। या फिर आप चाहें तो डिसअपियर भी कर सकते हैं। डिसअपियर का मतलब हो जाएगा गायब ही हो गई भाई, कम होते होते गायब ही हो गई। उसको आपने क्या कहा? वेन कहा। तो ये इसका मतलब है। तो फर्स्ट में आपने क्या चुना था दोस्तों? बी। और सेकंड में भी आपके पास क्या आ चुका है? बी। ठीक है। अब तुक्का ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं, समझने की कोशिश करें, हो सकता है आगे वाले में फर्स्ट हो। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल मैं अप कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए सेंटेंस नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ जो पैसेज है उसके अंदर थर्ड वाले स्टेटमेंट को आप पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? एज अ रिजल्ट ऑफ टीचर एट्रीशन या डेट्रीशन। अब देखो इनका जो एंडिंग साउंड है वो एक जैसा है। ठीक है। दोनों के दोनों अलग शब्द हैं, होमोफोन्स भी नहीं है, पैरोनिम्स भी नहीं है। तो एट्रीशन या डेट्रीशन, a lot of classrooms are overcrowded as a result of teacher आगे दोनों में से एक चुनना है, या तो attrition या detrition। a lot of classrooms are overcrowded। टीचर की attrition या detrition की वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारे जो क्लासरूम्स हैं उनके अंदर क्राउड जो है वो क्या हो रही है? ओवर हो रही है, यानी कि ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो रहे हैं भाई। क्या होगा भाई? क्या रीज़न हो सकता है? देखो आपके पास में यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, एक तो दिया है एट्रीशन, क्या लिखा हुआ है? एट्रीशन। और यहीं पर आपके पास दूसरा शब्द है डेट्रीशन। ठीक है। तो एट्रीशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की आप इसमें लाइक कमी होना। एट्रीशन का मतलब डेफिसिट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डेफिसिट। ठीक है। और डेफिसिट के अलावा कोई भी अगर दूसरा शब्द आपको लगे कि आपको लगता है, वैसे आप देखते हो, देखो थोड़ी देर पहले आपने लिखे हैं डिक्रीज करना, ड्विंडल करना, डिमिनिश, ये सारे के सारे शब्द अपने आप में कैसे फंक्शन कर रहे हैं दोस्तों? ये वर्ब की तरह से फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जो शब्द है ट्रीशन, TION से ही पता लग रहा है नाउन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? डेफिसिट। ये भी एक तरह से नाउन का फंक्शन करेगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक और शब्द आता है कटबैक। ठीक है। कटबैक करने का मतलब भी कटौती, इसका मतलब भी होता है कटौती या फिर भाई कमी तो हो गया एक तरह से। ठीक है। फिर आप चाहें तो एक और शब्द आता है जिसे आप कहते हो कंडेंस करना। कंडेंस करने का मतलब भी क्या होता है भाई? उसको दबाकर, प्रेशर डालकर किसी भी चीज़ को कम कर देना, तो वो भी इसी का मतलब हो जाएगा कंडेंस। तो इन तीनों, ये तीनों के तीनों शब्द इसके सिनोनिमस वर्ड हुए। अगर हम बात करें डायरेक्ट क्लोजेस्ट सिनोनिमस की तो डेफिसिट के साथ आप जाएंगे। ठीक है। डेफिसिट। तो अब मुझे एक बात बताओ, डेट्रीशन के मतलब जानने की ज़रूरत पड़ रही है क्या आपको? मैं बताऊंगा नो डाउट, लेकिन इतना तो आपको समझ आ ही गया कि एट्रीशन की वजह से ही तो भाई टीचर का एट्रीशन है, यानी कि टीचर की क्या है? कमी है। टीचर में कटबैक हो रखा है, उतने सफिशिएंट टीचर्स नहीं जितने की ज़रूरत है, और इसीलिए क्या हो रहा है? इसीलिए क्लासरूम्स क्या ओवर क्राउडेड हो रही हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे शब्द की। लिखा हुआ है आपके सामने क्या? डेट्रीशन। ठीक है। और इस डेट्रीशन का जो मतलब होता है दैट इज कॉल्ड लाइक आप कह सकते हो घर्षण, जिसे आप कहते हो घर्षण। घर्षण कहेंगे, क्या कहेंगे? घर्षण। अब अगर इंग्लिश में इसको समझाऊं तो इसी के लिए एक शब्द आता है अब्रेजन। क्या आता है? अब्रेजन। आप चाहें तो रबिंग भी लिख सकते हैं, ये भी इसी का सिनोनिमस वर्ड है। तो ये बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब घर्षण की वजह से या फिर आप इसे वियर ऑफ भी कह सकते हो। क्या होता है? वियर ऑफ। एक और शब्द आता है, लिख दिया मैंने, वियर ऑफ। क्या होता है जब कोई भी चीज़, मान लो
कि ये कोई चीज़ है और ये घिस घिस कर धीरे धीरे अगर कम हो जाती है तो उसको भी आप क्या बोलोगे, डिट्रीशन हुआ है। क्या हुआ है, डिट्रीशन। ये क्या है, इस प्रोसेस को आपने कहा डिट्रीशन। किसी भी चीज़ को घिस घिस कर जब ख़त्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, जाहिर सी बात है डिट्रीशन मतलब सिर्फ घर्षण। तो घर्षण की बात करते हो, घिस के खराब हो गया है, उसके लिए भी आप इस शब्द को यूज़ कर सकते हो। रबिंग की बात हो तो वहां पर भी डिट्रीशन यूज हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो उसके सेंटेंस देखो, इसका सेंटेंस तो आपको मिल गया, जो सेंटेंस लिखा हुआ इसी के सारे आप याद कर लोगे भाई। बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू टीचर एट्रिशन ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस आर ओवरक्राउडेड, या फिर मैक्सिमम क्लासेस आर ओवरक्राउडेड, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एट्रिशन को अगर और कहीं पर अगर आप यूज करना चाहो तो आप किस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि लाइक employee attrition is helping somehow to some companies in saving some cost. ठीक है, employee attrition is helping somehow to some employees in saving some money. कुछ कंपनियों को जो एम्प्लॉई यानी कि कर्मचारियों की जो कमी है वो किस तरह से मदद भी कर रही है। भाई क्या करते हैं, एट्रिशन इज रिक्वायर्ड। जैसे कि यहाँ पर आप सेंटेंसेस देख सकते हो सकता है न्यूज़पेपर में लिखा हुआ कि एट्रिशन इज रिक्वायर्ड नाउ बिकॉज कंपनीज आर गोइंग लाइक दे डोंट हैव दैट मच ऑफ वर्क, उनके पास इतना काम नहीं है, दे कांट पे सो मेनी सैलरी, सो कंपनी इज थिंकिंग अबाउट एम्प्लॉय एट्रिशन। कंपनी किस बारे में सोच रही है, स्टाफ को डेफिसिट करने में, कटबैक करने में, या फिर कंडेंस करने में, थोड़ा छोटा करने में, कम करने में। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं डिट्रीशन तो उसका मतलब हो गया अब्रेजन या फिर रबिंग, किसी भी चीज़ का घट जाना। अगर मैं अब्रेजन की अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं एक छोटा सा सेंटेंस डिट्रीशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि द स्टिक गॉट सॉफ्ट बाई डिट्रीशन। भाई जो स्टिक जो थी वो क्या हुआ, इस डिट्रीशन की वजह से घिस घिस कर उस स्टिक को क्या कर दिया गया, सॉफ्ट कर दिया गया। समझ में आ गई होगी चीज़। चलो बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। देखो पहले हो सकता है पहले दो शब्दों में मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, लेकिन अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द मैं आपको एक्स्ट्रा बता चुका हूँ और 6 ही शब्द अभी तक हमारे हुए हैं। ठीक है, एक तरह से तो 6 शब्द वो डायरेक्ट हैं, फिर 10 ये हो गए, और भी कई सारे शब्द अभी तो आने हैं, अभी तो 4 शब्द और बाकी है ना। ठीक है, और देखो अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ चलते हैं। लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 4, पेंशन इन एवरी जॉब यूज्ड टू बी अ। अब आगे 2 शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आंखों में बसा लें। ठीक है, 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक शब्द है प्रिक्विजिट, पहला शब्द है प्री रिक्विजिट, पहला शब्द है प्री रिक्विजिट और दूसरा शब्द है परक्विजिट। तो 2 शब्द हैं आपके पास, ये मैं लिख देता हूं एक बार, इनको मिटा रहा हूं मैं, आप बाद में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाले में क्या आपका आंसर आया था, ए ऑप्शन ना। तो थर्ड में आपने जो आंसर किया वो आपका हुआ ऑप्शन ए, वो लिख देते हैं एक बार। ठीक है, अब आपको जो 2 शब्द दिए हैं, एक तो दिया है प्री रिक्विजिट, एक शब्द आपको दिया है परक्विजिट। तो 2 शब्द आपको दिए हैं, प्री रिक्विजिट और परक्विजिट। इन दोनों शब्दों को आपको समझना है। अगर आप बात करते हो प्री रिक्विजिट तो इसमें देखो प्री का मतलब हो गया पहले, और रिक्वी शब्द जो आया है वो रिक्वायर्ड के लिए आ गया। किसके लिए, रिक्वायर्ड के लिए एक तरह से। तो ऐसे याद करने का तरीका हुआ। तो प्री रिक्वायर्ड जो होता है ना, प्री रिक्वायर्ड कोई भी चीज़ जो पहले से ज़रूरी है, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके लिए प्री रिक्विजिट होती हैं। जैसे कि टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस टोटल अमाउंट, फिर मैं बोला बिग अमाउंट एज अ प्री रिक्विजिट, कि अगर आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा अमाउंट आपकी पहली ज़रूरत है। या फिर मैं कहूँ इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ कोचिंग क्लास देन अ बिग प्लेस और अ सुटेबल प्लेस इज़ प्री रिक्विजिट। ठीक है, और कोई भी चीज़ के लिए आप बोल सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अभी अगर मैं बोलूँ कि एक और सेंटेंस इसको प्री रिक्विजिट के लिए कैसे हम समझ सकते हैं। ओके, सो सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कि एनर्जी का जो सोर्स है
वो होना किसी भी देश के पास में, अगर वो चाहता है डेवलपमेंट हो, तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ प्री रिक्वेस्ट। क्या है? एक प्री रिक्वेस्ट है, यानी कि जो पहली ज़रूरत है वो है एक तरह से। तो प्री रिक्वेस्ट का मतलब हुआ प्री रिक्वायर्ड, जो पहले ज़रूरी है, ठीक है। प्री रिक्वायर्ड कंडीशन भी प्री रिक्वेस्ट कंडीशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा, प्री कंडीशन के साथ भी आप जा सकते हो चाहे तो, ठीक है। अब दूसरा शब्द आपके सामने लिखा हुआ परक्विसिट। तो इस परक्विसिट को समझिए। परक्विसिट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब आप समझ सकते हो पर्क्स। क्या समझ सकते हो? पर्क्स। तो पर्क्स क्या होते हैं? जो एडिशनल बेनिफिट होता है। क्या होता है? एडिशनल बेनिफिट। उसी को आप क्या कहते हो? पर्क्स कहते हो। या फिर इसी के लिए एक और शब्द आ जाता है कभी कभी, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट या प्रॉफिट, जो भी आप कहना चाहो। तो प्री रिक्विजिट मतलब इसको समझना पड़ेगा। पर्क्स आप किन्हें कहते हो? पर्क सिंगुलर समझ लेते हैं लोग। पर्क का मतलब एक अतिरिक्त फायदा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और मान लो कि आपको सैलरी मिलती है 30,000 पर मंथ। कितना? 30,000 पर मंथ आपको सैलरी पे करी जा रही है। ये वो सैलरी है जो आपके अकाउंट में आती है। फिर कंपनी आपको कुछ अतिरिक्त फायदे देती है। अतिरिक्त फायदे यानी कि उसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप इस सैलरी के लिए मेहनत करते हो। अगर आप ऑफिस जाते हो तो इस सैलरी में से कटौती होती है। ये अगर जो अतिरिक्त फायदे हैं वो आपको मिले हुए हैं। मान लो कि हो सकता है इस अतिरिक्त फायदे के अंदर कंपनी ने आपको एक फ्लैट दे रखा हो रहने के लिए, ठीक है। अरे भाई फ्लैट नहीं तो मान लो कि आपको कैब फैसिलिटी दे रखी है कि आप घर से जब निकलते हो तो ऑफिस की गाड़ी आपको लेके जाती है और गाड़ी आपको वापस छोड़ती है। 5-6 मेंबर्स को जो ऑफिस के, एक ही ऑफिस के अंदर अगर 7-8 एम्प्लॉइज एक ही रूट से आ रहे हैं तो उनके लिए कैब अरेंज करवा दी गई। तो वो एक तरह से एडिशनल फैसिलिटी है। आप जाओ चाहे मत जाओ, वो फैसिलिटी आपके लिए है। उसके लिए ना तो कंपनी आपसे चार्ज कर रही है, यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको अलग से पे नहीं कर रही है। तो वो आपके लिए क्या हुई? एडिशनल बेनिफिट हुए। इसी शब्द को परक्विसिट की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि जो ब्राइब मनी इज अ परक्विसिट फॉर सम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो ब्राइब मनी है वो क्या है? परक्विसिट है। कि भाई ये अतिरिक्त जो ऊपर की कमाई है ना, यही उनका अतिरिक्त फायदा है और इसी के लिए काम करते हैं। सो मेनी पीपल वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट जॉब, दे वांट टू गेट द गवर्नमेंट जॉब बिकॉज ऑफ परक्विसिट amount which is in role of kind of bribe, रिश्वत के रोल के अंदर जो आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ परक्विसिट। तो परक्विसिट का मतलब हुआ जो अतिरिक्त फायदा, जो मेन फायदे के अलावा कुछ और अतिरिक्त आपको दिया जा रहा है, जो मेन आपका मेहनताना है या फिर जो भी आपको मिलना चाहिए उसके अलावा अगर कुछ भी दिया जा रहा है, वो क्या है? आपके लिए पर्क की तरह से काम करता है। पर्क चॉकलेट आपको याद होगी, पहले आया करती थी, शायद अभी भी मिलती है। पर्क मिलती है कि नहीं मिलती है? तो उस चॉकलेट के का मतलब आप समझ सकते हो कि एडिशनल बेनिफिट है। आप किसी दुकान पे गए, आपने चीज़ें खरीदी, ठीक है, और आपने 150-200 रुपए की चीज़ें खरीदी। दुकान वाला बोलता है ले बेटा ये चॉकलेट मेरी तरफ से। तो वो जो 5 रुपए की आपको दी है वो आप उसका पैसा नहीं दे रहे हो, वो पर्क आपको जो मिली है वो क्या है? एडिशनल बेनिफिट है आपका। तो ऐसे याद रख सकते हो पर्क, परक्विसिट, ठीक है। और देखो वैसे निकालोगे तो इसमें भी पर्क ही साउंड आता है। क्या आता है? पर्क, यही साउंड तो आता है, पर्क, परक्विसिट, ठीक है। तो याद रह जाएगा। अब ये फ्रिंज बेनिफिट का मतलब भी ये होता है, कभी कभी आपको देखने को मिलता है फ्रिंज का यूज। फ्रिंज का मतलब जो मेन हिस्से से बाहर हो, फ्रिंज। जैसे कि आप मार्जिन भी समझ सकते हो आप। जैसे कि फ्रिंज की अगर मैं बात करूं तो कभी कभी जैसे कि मान लो कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, जैसे आप मार्जिन कहते हो, आप यहाँ से पेज पे लिख सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। और ये पेज का वो हिस्सा है जो बचा रह जाता है, आप इस पर लिख नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी पेज तो आपको अवेलेबल है। ये आप चाहें तो उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका राइटअप बड़ा है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत है तो इसे यूज़ करते हो। तो बचा हुआ ऐसा ये मार्जिन है, ठीक है। तो मेन पेज तो यही है, ये बचा हुआ जो साइड का रह गया इसे आपने क्या कहा? मार्जिन। इसी तरह से फ्रिंज एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हो, फ्रिंज एलिमेंट्स मैं कहूँ तो फ्रिंज एलिमेंट्स वो चीज़ें हुई जो अतिरिक्त है, मेन स्ट्रीम जो है उनसे अलग है वो, ठीक है।
जैसे कि मैं बोलूँ कि फ्यू लाइक दिस क्राउड इज अ काइंड ऑफ फ्रिंज एलिमेंट विच इज अपोजिंग द गवर्नमेंट। एक क्राउड है जो सरकार को क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो मैं कहूँ लाइक दिस इज दीज आर फ्रिंज एलिमेंट्स। ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मतलब जो मेन बड़ी जो जनता है वो सरकार के साथ है, लेकिन उसका एक छोटा बचा हुआ अलग हिस्सा, उसी को आपने क्या कहा, फ्रिंज। और फ्रिंज बेनिफिट का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, जब फायदे की बात हो रही है अतिरिक्त, सो दैट इज पर्क। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ सेंटेंस के हिसाब से, पेंशन इन एवरी जॉब यूज्ड टू बी प्री रिक्वेस्ट। अरे भाई, पहली रिक्वायर्ड कंडीशन होती थी क्या, हाँ, कि पहले ज़रूरी है नौकरी करोगे तो? नहीं, ये सरकार की तरफ से एक एडिशनल बेनिफिट था, फ्रिंज बेनिफिट था, या फिर मैं कहूँ एक पर्क थी कि आप जब तक सरकारी नौकरी लगो भाई, सरकारी नौकरी में आओ। पहले लोग सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते थे क्योंकि गवर्नमेंट जितनी सैलरी देती थी उससे कहीं ज़्यादा वो उनकी 10 दिन की लाइक अगर मैं बोलूँ 10 दिन की मजदूरी महीने भर की सैलरी से ज़्यादा हुआ करती थी अक्सर ज़्यादातर जॉब्स के अंदर। तो एम्प्लॉइज़ वर नॉट इंटरेस्टेड, राइट। तो उस वक्त शायद ऐसा कुछ शुरू किया होगा कि भाई आप एक एज तक कमा सकते हो, एक एज तक कमा सकते हो, लेकिन उसके बाद जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका बॉडी काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते रहेंगे तो आपका बुढ़ापा सिक्योर होगा, और इसके लिए आपको एक अतिरिक्त फ़ायदा दिया जाता है, जब तक आप सरकार का नौकरी करेंगे तब तक तो आपको सैलरी मिलेगी, और जब आप सरकारी नौकरी आपकी पूरी हो जाएगी, रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक पेंशन मिलती रहेगी। अभी ये सिर्फ डिफेंस जॉब्स के अंदर रह गया है, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर इसकी किसकी ज़रूरत है, परक्विसिट की, ना कि प्री रिक्विसिट। शब्द देख लो, परक्विसिट और प्री रिक्विसिट, ठीक है। प्री रिक्विसिट यानी कि प्री रिक्वायर्ड, प्री कंडीशंस आप कह सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों शब्द। काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी चर्चा हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए। आ जाओ अपने अगले सेंटेंस पे। तो इसमें क्या हो गया, आपका ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शंस लिख के नहीं दिए हैं, बट ये क्यों दिया है मैंने आपको इस तरह से, ताकि आपका फोकस आंसर ढूंढने पे ना रहे, जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें एक एक शब्दों के साथ जाए। पहले मैं ऑप्शन डाल देता, आप सीधा मेरे ये सुनते नहीं, मैं समझा रहा होता 2-3 शब्द समझाने पर, तब तक आप अपना आंसर अपना दे रहे होते। तो इसीलिए वो नहीं डाला, हम एक एक आंसर बनाएंगे, ठीक है। चलो, सेंटेंस 5th है आपके सामने, डिमिनिशिंग गैस प्राइजेस ऑगर a high amount of road travel on the upcoming holiday। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए फिर से, लिखा हुआ आपके सामने सेंटेंस है, डिमिनिशिंग गैस प्राइजेस ऑगर a high amount of road travel on the upcoming holiday। अब देखो इसमें 2 शब्द आए हैं और दोनों में फ़र्क क्या है। एक शब्द है AUGUR और दूसरा शब्द है AUGER। तो फ़र्क है इस U और U का। दोनों के दोनों होमोफोनस शब्द हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन होगा ऑगर। क्या होगा, ऑगर, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा दोनों शब्दों का, ठीक है। अभी डिमिनिश शब्द हम करते हुए आए हैं, पिछला हमने समझा था ना, याद होगा आपको, हमने डिमिनिश शब्द समझा था, किसी भी चीज़ को कम करना, यानी कि लाइक किसी भी चीज़ को डिट्रीशन करना एक तरह से, सॉरी लाइक वी वर नॉट डिट्रीशन में भी आप समझ सकते हो वैसे तो, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने इस चीज़ को जो समझा था वो कहाँ समझा था, वेन के साथ समझा था, ठीक है। 2nd नंबर क्वेश्चन में वेन का मतलब भी क्या होता है, कमी करना। तो यानी कि क्या हुआ, जो गैस की प्राइसेस के अंदर जो कमी आई है उसकी वजह से क्या होगा, जो हम क्या देख सकते हैं कि ज़्यादा हाई होगा, क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ रोड ट्रैवल, सड़क के ऊपर जो ट्रैवल होगा वो ज़्यादा होगा आने वाले हॉलीडे पर। तो अब मुझे बताओ इसमें कौन किसकी ज़रूरत है, AUGUR की या फिर AUGER की, ज़रूरत किसकी है। अब सोचें और आंसर दें, सोचें और आंसर दें। देखिए दोनों के दोनों शब्द, मैं आपको पहले तो इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताता हूँ, वहीं से शायद आपका काम बन जाएगा। पहला वाला जो U वाला शब्द है ये एक वर्ब है, UV, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, UV ऐसे ही तो आता है ना, फॉर्मेट इनका ये होगा क्या, UVXYZ। हाँ, तो U के बाद V आता है तो भाई U के बाद V आता है, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। लेकिन E के बाद में आपको नाउन, यानी कि ये अपने आप में नाउन है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, किसकी ज़रूरत है। गैस प्राइसेस क्या करेंगी, गैस प्राइसेस सब्जेक्ट हुआ और आगे लिखा हुआ है लाइक क्या हो सकता है,
गैस प्राइसेस क्या होंगी, नाउन हो जाएंगी ये हाई। अरे भाई बीच में वर्ब की ज़रूरत है ना आपको। वैसे मैं बता देता हूँ, इस ऑगर जिसमें यू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को लाइक प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना, आप कह सकते हो टू प्रिडिक्ट, ठीक है। और इसी के लिए एक बहुत अच्छा शब्द आता है, उसे हम कहते हैं बॉर्ड करना, BODE। और एक और शब्द आता है हेराल्ड। ये शब्द पूछे हुए हैं SSC में, हेराल्ड शब्द बोर्ड करना के लिए पूछा हुआ है, सिनोनिमस में हेराल्ड आंसर था, ठीक है। प्रेडिक्ट करना यानी कि अनुमान लगाना, तो कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह से कीमतों में कमी हुई है गैस में, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा, कीमतों में जो मतलब जो कमी आई है, अब जो छुट्टी आएगी, क्योंकि गैस सस्ती होगी ना, गैस पे व्हीकल्स चल रहे हैं। यहाँ पर समझिए कि किसी दूसरी कंट्री की बात हो रही है, फिर इंडिया में भी बहुत सारे व्हीकल्स गैस से चलते हैं, CNG से चलते हैं। तो जिस तरह से गैस में कमी आई है, तो उस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं, ये जो संकेत आ रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हो कि संकेत हैं ऐसे, ठीक है। तो ये संकेत दे रहे हैं किस चीज़ के, ये संकेत दे रहे हैं कि जो रोड ट्रैवल्स हैं वो बढ़ेंगे, रोड ट्रैवल्स बढ़ेंगे। तो फिर से आपको एक शब्द के लिए 3-4 शब्द मिल गए। अब वहीं पर इस ऑगर की अगर आप बात करते हो, तो ये एक तरह का टूल है। क्या है? एक तरह का टूल है। कैसा टूल भाई? आपने एक इस तरह का टूल देखा होगा, ठीक है। और लाइक इसमें इस तरह से ग्रिल्स सी होती हैं, तो ये किसी भी लकड़ी में छेद करने के लिए इसको यहाँ से पकड़कर यूँ छेद निकाला जाता है। उस टूल को क्या कहते हैं? ऑगर कहते हैं। तो ये आपके 5 शब्दों में ही, इन्हीं 5 शब्दों में आपने इतने अच्छे खासे वोकैबुलरी के शब्द सीखे हैं। तो अब समझ लेते हैं पहले इन दोनों में अपना आंसर क्या आ गया भाई। ये ए वाला है ना, वर्ब। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ BBA। तो ये आपका सही इसका आंसर होगा। अगर ऑप्शन मिलते हैं तो आपको टिक करना था। तो दोस्तों, ये आज की क्लास बिल्कुल छोटा रख रहे हैं। आज थोड़ा समझाना भी पड़ा, तो उसमें थोड़ा वक्त लग गया। अगली क्लास से हम ऐसे 2-2 सेट किया करेंगे, और उन 2 सेट्स के अंदर पहले हम आपका आंसर समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे लें और फिर शब्दों की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझें। ये मैं आप बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए क्लास को ओवर करना चाहेंगे। शायद आपको शब्द समझ में आए होंगे, और इस तरीके से हम लगातार वोकैबुलरी को सीखते रहेंगे। सो गाइज, और आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई आज शाम के टाइम पे कैसे वोकैबुलरी, तो शाम के टाइम पर आज वोकैबुलरी डालने का रीज़न ये रहा कि अब हम किसी वजह से रेगुलर क्लास रहेगी हमारी, लेकिन एक दिन वोकैबुलरी, एक दिन आपका ग्रामर, एक दिन वोकैबुलरी, एक दिन ग्रामर, 2 क्लासेस डेली की बजाय 1 क्लास पर डे रहेगी, ठीक है। ताकि आपको भी थोड़ा वक्त मिल जाए। पीछे का कंटेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको बहुत सारे बच्चों का काफ़ी मिस हुआ है, तो वो उनको रिवाइज कर लें, उनको भी वक्त मिल जाएगा, सिलेबस ज़्यादा नहीं बड़ा होगा, ठीक है। सो गाइज, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल। सो हैव अ गुड डे। डे तो ऑलमोस्ट बीत ही चुका है, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। बाय।